व्हेन आई वॉज इन स्कूल, सारा कुछ पढ़ लेने के बाद भी एग्ज़ाम की एक रात पहले मुझे ऐसा लगता था कि पता नहीं मैं अगले दिन पेपर अच्छे से कर पाऊंगी या नहीं। ठीक है, मतलब मुझे ऐसा लगता था कि पेपर जितने लेंदी आते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि मैं कुछ चीज़ें छोड़ दूँ या मैं अटेम्प्ट नहीं कर पाऊँ। क्योंकि देखो, एग्ज़ाम नहीं बनना एक अलग चीज़ है, लेकिन एग्ज़ाम में बनते हुए उसको अटेम्प्ट ना कर पाना या पूरा पेपर कंप्लीट ना कर पाना एक अलग प्रॉब्लम है। तो इतने समय में जब मैंने अपने एग्ज़ाम्स दिए, मैंने बच्चों की कॉपीज चेक की, इवन बोर्ड चेकिंग भी जब मैंने की, तो मुझे एक बात समझ में आई कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चों को एग्ज़ाम के जस्ट पहले हमें बता देनी चाहिए, ताकि वो कुछ कॉमन मिस्टेक्स ना करें और कैसे अपने पूरे 3 घंटे के टाइम को मैनेज करें ताकि पेपर जो है वो ख़त्म हो जाए उसमें। ठीक है, और अच्छे से आप अटेम्प्ट कर पाओ। देखो, बहुत सारे बच्चे शिकायत करते हैं कि मैडम होता ही नहीं है पेपर, इतना लेंदी आता है कि पेपर होता ही नहीं। अरे मूर्ख थोड़ी ना है बनाने वाला। जिसने पेपर 3 घंटे में बनाया है, इसका मतलब वो 3 घंटे में ख़त्म करना पॉसिबल है। समटाइम्स ऐसा होता है कि 1-2 क्वेश्चन थोड़े से लेंदी आ जाते हैं, तो उसको कंपनसेट करने के लिए कुछ क्वेश्चंस जो आपको लेंदी लगेंगे उनका भी आंसर आपको डायरेक्ट मिलने वाला होता है। ठीक है, तो एग्जामिनर जो है, मतलब जो एग्ज़ाम प्रिपेयर कर रहा है आपके लिए, वो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए पेपर बनाते हैं। ठीक है, तो अब हमें थोड़ा सा स्मार्टली प्ले करना है कि हम कैसे अपने एग्जाम को अटेम्प्ट कर रहे हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम सिर्फ टाइम मैनेजमेंट की बात करने वाले हैं कि कैसे 3 घंटे के अंदर आप अपने पूरे 80 मार्क्स का जो पेपर है उसको कंप्लीट कर लेंगे। स्पेसिफिकली हम SST पढ़ाते हैं, इसलिए उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। SST के साथ देखो, आपको पता है 20 मार्क्स के हमारे MCQ आने वाले हैं। ठीक है, 5 मार्क्स का हमारा मैप आएगा, जिसके लिए ऑलरेडी एक वीडियो शेयर हो चुका है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको ज़रूर से देख लेना। ठीक है, और 12 मार्क्स की आती है केस स्टडी। ठीक है, तो अब हमें ये देखना है कि अपार्ट फ्रॉम राइटिंग आंसर्स, ये जो कुछ नंबर्स हैं हमारे MCQ के, मैप के और केस स्टडीज़ के, ये सारे नंबर्स जो हैं ये आपको डायरेक्टली मिलने वाले हैं पेपर में। इसके लिए आपको कुछ भी सोचना नहीं है, कुछ भी ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। ठीक है, आपको आंसर पता है तो पता है, और नहीं पता है तो नहीं पता है। ठीक है, केस स्टडी तो वैसे भी उसमें मिल जाता है। तो हमें इन 3 चीज़ों के लिए स्पेसिफिकली क्या करना है, हमें जो रीडिंग टाइम मिलता है एग्जाम में, मतलब एग्जाम शुरू होने के पहले जो 15 मिनट्स आपको रीडिंग टाइम मिलता है, आप अपनी कॉपीज़ की फॉर्मेलिटी पूरी करें और उसके बाद वो 15 मिनट्स में आपको एक स्ट्रैटेजी बना के काम करना है। देखो, ये डिपेंड करता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट, राइट। कैसे? जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि मान लो मुझे एग्जाम देने से डर लग रहा है और मैंने जो शुरू के रीडिंग के 15 मिनट दिए उसमें मैंने पूरा पेपर ऊपर से लेकर नीचे तक रीड कर लिया। ठीक है, अब अगर मान लो आगे के कुछ क्वेश्चंस मुझसे नहीं बन रहे हैं और मैं डर के मारे जो मुझसे बन रहा है वो भी गलत कर दूँ, ठीक है, या मैं स्ट्रेस्ड हो जाऊँ या मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगे पेपर जो बनता है उसको भी अटेम्प्ट करने में। ठीक है, तो हमें उससे बचने के लिए क्या करना है, आपको अपना टाइप समझना है। आपका टाइप क्या है कि क्या आप पूरा पेपर पढ़ने के बाद बन रहा है नहीं बन रहा है उसके बाद भी अपने आप को काम रख कर पेपर कर पाते हैं या नहीं। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर पाते, आपको टेंशन होने लगती है, तो आपको पहली बार में पूरा पेपर नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, जो बच्चे पहली बार में पूरा पेपर नहीं पढ़ने वाले हैं उनको अपना रीडिंग टाइम कैसे यूटिलाइज करना है, उनको MCQs देखना है। ठीक है, देखने का मतलब ये नहीं है कि तुम बस देखते पढ़ते चले जा रहे हो, तुम उनके आंसर्स वहीं मार्क कर लो। ठीक है, मतलब आप आंसर सोच लो कि भाई फर्स्ट का आंसर क्या है, सेकंड का आंसर क्या है, सोच के रखो। ठीक है, MCQ हो जाए, मैप देख लो। मैप अगर 5 नंबर का आ रहा है, कम से कम तुमसे 3 नंबर का 2 नंबर का तो बनेगा ना कि एग्जैक्टली ये लोकेशन कहाँ पर है। ठीक है, उसको सोच के रख लो। और जो केस स्टडी है, क्योंकि वो टाइम टेकिंग होती है, पैराग्राफ्स पढ़ने पड़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ने पड़ते हैं, एक्यूरेट आंसर लगाना पड़ता है, वो देख लो। तो तुम्हारे 15 मिनट जो हैं वो तुम्हें कोई भी ना शॉर्ट आंसर्स पढ़ने हैं, ना वेरी शॉर्ट आंसर्स पढ़ने हैं, ना ही तुम्हें लॉन्ग आंसर्स पढ़ने हैं। तुम्हें सिर्फ MCQ कर लेना है, केस स्टडीज़ कर लेनी है और मैप कर लेना है। ठीक है, लेकिन अगर आप ऐसे बच्चे हैं जिनको ऐसा लगता है कि नहीं मैं पूरा पेपर रीड भी कर लूँगी तो भी मुझे कोई परेशानी नहीं है, बनेगा नहीं बनेगा मैं मैनेज कर लूँगी। ठीक है, तो आप चाहें तो आप पूरा पेपर एक बार में पढ़ लेते हैं। अगर मैं अपनी बात बताऊँ तो मैं पहले MCQs करती हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं अपना मैप वर्क और केस स्टडीज़ करती हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत ज़्यादा समस्या होती, बट मुझे ऐसा लगता है कि फिर से मैं दोबारा वही सारी चीज़ें पढ़ती जाऊँगी, उससे अच्छा कि मैं पहले इनको निपटा दूँ, फिर मेरे पास पूरा का पूरा समय जो है वो मेरे लॉन्ग आंसर्स के लिए, शॉर्ट आंसर्स के लिए बाकी रहेगा। ठीक है, तो हम इस तरीके से अपना टाइम मैनेज कर सकते हैं, राइट। लेकिन हाँ, कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप अपने हिसाब से देख के काम करेंगे वहाँ पर, राइट। तो यहाँ पर अगर हम अपने MCQs, केस स्टडीज़ और मैप वर्क भी अगर निपटा देते हैं तो हमारे पास काफ़ी सारा समय बचता है अपने आंसर्स को एक सही फॉर्मेट देके उनको लिखने के लिए। ठीक है, चलो, तो सबसे पहला तो ये है कि हमें अपना रीडिंग टाइम जो है उसको अच्छे से यूटिलाइज करना है, वेस्ट नहीं करना है उसको। ठीक है, दूसरा, थिंक बिफोर राइटिंग। ऐसा नहीं है कि लिखते ही चले जाना है, लिखते ही चले जाना है, लिखते ही चले जाना है, जस्ट बिकॉज आपका सोशल स्टडीज़ जो है वो एक थ्योरी सब्जेक्ट है तो आपको भरपूर लिखना है। देखो, लिखना तो पड़ेगा, बट राइट अकॉर्डिंग टू दी मार्क्स। ठीक है, जो वर्ड लिमिट होती है,
अगर आप उसके अकॉर्डिंग नहीं लिखेंगे तब आपको समय जो है वो कम पढ़ना ही पढ़ना है। 2 मार्क्स के क्वेश्चन में तुम अगर अननेसेसरी 2-2 पेज भर रहे हो, क्या सेंस है भाई? टीचर पढ़ने वाला नंबर 2 ही देगा, भले तुम 5 के अकॉर्डिंग लिख दो, क्यों लिख रहे हो? एंड इवन कई सारी जगह पर ज़्यादा वर्ड लिमिट से ज़्यादा लिखने पर भी मार्क्स कटते हैं। ठीक है, तो सेफ्टी के लिए आप सिर्फ वर्ड लिमिट के अंदर लिखें। जैसे आप 2 मार्क्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, हम इसके बारे में पहले भी बात कर चुके हैं कई बार। ठीक है, एग्जाम स्ट्रेटेजीज के बारे में बात करते हैं। 2 मार्क्स का अगर क्वेश्चन है, ठीक है, तो आप एक पैराग्राफ में लिखो, पॉइंट्स में लिख रहे हो, बहुत बढ़िया। जहाँ एसएसटी में सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप पॉइंट्स में आंसर लिखते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका आंसर गलत नहीं होगा, क्योंकि पता है ना स्पेसिफिक तुमने पॉइंट मेंशन कर दिया है वहाँ पर, तो तुम उसके आगे भी सही लिख पाओगे। ठीक है, अब नहीं आता है तो अलग बात है। गेटिंग? चलो, तो लिखने से पहले सोचना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, वर्ड लिमिट ध्यान में रखो, राइट, क्योंकि वर्ड लिमिट ध्यान रखोगे तो टाइम मैनेज हो पाएगा। 2 मार्क्स के क्वेश्चन में अगर आप 2-2 पेज लिख के आ रहे हैं तो फिर डेफिनेटली आपके जो 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, वो जाएंगे, राइट। एक चीज़ और हमें देखनी ज़रूरी है, आते हैं उस पर, ठीक है, सीक्वेंस पे भी आएंगे। तो लिखने से पहले सोचना क्या है? ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन पढ़ा और लिखना चालू कर दिया। आप लिखना शुरू करने से पहले क्वेश्चन को अच्छे से 2 बार पढ़ लो। ठीक है, 2 बार तुमने क्वेश्चन पढ़ लिया, तुमने उसको समझ लिया, डिमांड समझो। ठीक है, अंडरस्टैंड द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। डिमांड क्या है, क्या पूछना क्या चाह रहा है आपका क्वेश्चन। ठीक है, अगर वो वाई पूछ रहा है तो वाई का आंसर दो, हाउ पूछ रहा है तो हाउ का आंसर दो। कुछ तो भी लिख के नहीं आना है, फिर बोलोगे कि पेपर तो बहुत अच्छा गया तो नंबर नहीं आए। गेटिंग? तो क्या करोगे? क्वेश्चन को अच्छे से 2 बार पढ़ो, उसका मतलब समझो, और लिखने से पहले अपने दिमाग में एक फॉर्मेट बनाओ। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर आपने इसको स्किप किया तो आपका आंसर एकदम कचरा हो जाएगा। आप कुछ तो भी लिख के आओगे, ठीक है, कंक्लूजन तुम पहले लिख दो, इंट्रोडक्शन तुम बाद में लिख दो, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस और बाद में लिख रहे हो, वो सब गड़बड़ हो जाएगी। तो लिखने से पहले 2 मिनट रुको, सोचो, अपने दिमाग में एक फॉर्मेट बनाओ और फिर आगे का काम करो। ठीक है, अब ये फॉर्मेट बनाना क्या होता है? फॉर्मेट बनाना यानी आप अपने दिमाग में ना पॉइंट्स जो हैं उनको क्या कर रहे हो, प्रिपेयर कर रहे हो। आई एम नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट 10th, ठीक है, इसको क्लास 12th वाले भी यूज़ कर सकते हैं, 11th वाले, 9th वाले, 8th वाले, 7th वाले सब यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली एक आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस हो जाती है, फिर आपको कहीं नहीं रुकना पड़ता। सारी क्लासेस में वो एक ही चीज़ चलती है, लिखोगे तो ऐसे ही ना तुम। ठीक है, मैं इवन अपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में भी एक ही काम करती हूँ। मेरे सामने क्वेश्चन आता है, मैं पहले बनाती हूँ पॉइंट्स। मैं क्वेश्चन पेपर में या पीछे आंसर शीट में कहीं पर भी क्या करती हूँ, पॉइंट्स लिखना चालू कर देती हूँ, राइट। सिर्फ सब हेडिंग लिख देती हूँ और मुझे पता है कि अब मुझे क्या लिखना है, इसके अंदर क्या करना है मुझे। मैं एक इंट्रोडक्शन लिखूंगी, फिर मैं जो मैंने सब हेडिंग्स पहले से सोच के रखी या पॉइंट्स जो पहले से मैंने प्रिपेयर करके रखे हैं उनको लिखूंगी, और उनके अंदर के लिए लाइन छोड़ते जाऊंगी या लिखते जाऊंगी एक साथ, तो भी चल जाएगा। ठीक है, और लास्ट में कंक्लूजन लिख दूंगी। अब जब मैंने एक बार सोच कर लिखना चालू किया, मैं बीच में रुकती ही नहीं हूँ फिर। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैं पॉइंट ऑलरेडी सोच चुकी हूँ, उसके अंदर का एक्सप्लेन करना अगर मुझे पता है तो मुझे वैसे भी बन जाएगा। ठीक है, तो अगर आप पॉइंट्स पहले सोच लेते हैं तो आपका फ्लो नहीं टूटेगा, आप सही फॉर्मेट में आंसर लिखेंगे। पहले क्या आना चाहिए, बाद में क्या आना चाहिए, कौन सा पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से पॉइंट से ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, ये सारी चीज़ें आप कब सोचते हैं? जब आप क्वेश्चन समझ जाते हैं और लिखने के पहले 2 मिनट रुककर तैयारी करते हैं कि क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है। ठीक है, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप। जितने बच्चों को अपने आंसर्स में एज नहीं मिल रही है ना, मतलब बहुत अच्छा नहीं लिख पा रहे हैं, उसका कारण यही है कि वो रुककर सोच नहीं रहे। ठीक है, लिखने से पहले सोचो और पॉइंट्स को प्रिपेयर करके रखो अलग से। ठीक है, चलो नेक्स्ट, सब हेडिंग्स दो। सब हेडिंग देने का मतलब क्या है? यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कौन से क्वेश्चन में आपको पैराग्राफ में आंसर लिखना है, कौन से क्वेश्चन में आपको पॉइंट्स में आंसर लिखना है। ठीक है, और ये कोई अगेन हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। क्वेश्चन में कभी नहीं लिखेगा कि राइट पॉइंट्स अबाउट इट। अगर स्पेसिफिकली मेंशन है कि एक्सप्लेन इन 2 पॉइंट्स और एक्सप्लेन इन 4 पॉइंट्स, तब तो ठीक है भाई, पॉइंट्स लिखने हैं आपको। लेकिन अगर नहीं मेंशन है तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको पैराग्राफ में कंप्लीट कर रहे हैं या आप उसको पॉइंट्स में लिख रहे हैं। ठीक है, सेफ साइड हमेशा होता है पॉइंट्स। क्यों? क्योंकि देखो, अगर मैं आपको एक टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं, जब हमको बहुत सारी कॉपीज चेक करने को मिलती हैं, ठीक है, तो बहुत सारी कॉपीज, आप सोचो ना, एक ही एक चीज़ लिखी और हम ढेर सारी कॉपीज चेक किए जा रहे हैं। ऐसे में एक ह्यूमन की जो कैपेबिलिटी है वो यही है कि दिमाग जो है वो थक जाएगा। अगर मुझे ऐसे में कोई ऐसी कॉपी मिलती है जिसमें बहुत ही ज़्यादा वेग तरीके से लिखा गया है, ठीक है, पॉइंट्स नहीं मेजर किए गए, अंडरलाइंस नहीं है, साफ सफाई नहीं है, तो मैं कहीं ना कहीं थोड़ा सा चिड़चिड़ तो कर सकती हूँ चेक करने में। ठीक है, और आप इसमें टीचर की गलती नहीं कह सकते, ह्यूमन नेचर है, एक ही चीज़ कितनी बार देखेंगे हम। गेटिंग? तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, अपनी कॉपी को अच्छे से अच्छा बना सकते हैं ताकि चेकर जो है उसको कहीं पर भी
मौका ना मिले आपके मार्क्स काटने का। जितनी तुम साफ सफाई से, जितने तुम बैलेंस्ड तरीके से सारी चीज़ें प्रेजेंट करोगे, तुम्हारी कॉपी उतने अच्छे से चेक होगी। ठीक है, चलो तो सब हेडिंग्स दो, बहुत बढ़िया काम है। जैसे सब हेडिंग्स देना कितना आसान है, हमारा यहीं पर प्रिपेयर हो गया ना, हम पॉइंट्स ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके हैं, वही हमारी सब हेडिंग्स बन जाएंगी। सब हेडिंग दो, उसके नीचे अंडरलाइन करो, डैश करो और लिखना चालू कर दो। ठीक है, और हर पॉइंट को उतना ही एक्सप्लेन करो जितना नेसेसरी है, ज़बरदस्ती नहीं। अगर तुम मान लो 5 मार्क्स के क्वेश्चन में 5 पॉइंट लिख रहे हो, ठीक है, तो सफिशिएंट तुम हर पॉइंट को 3 लाइन 4 लाइन में मैक्सिमम ख़त्म कर सकते हो। सफिशिएंट 5 पॉइंट लिखे हैं ना, मार्क्स मिलेंगे अगर सही होंगे तो। ठीक है, लेकिन अगर मान लो कि आप 4 पॉइंट लिख रहे हो, तो ऊपर इंट्रोडक्शन, नीचे कंक्लूजन लिखना मत भूलना, ताकि तुम्हारा जो एक पॉइंट तुम नहीं लिख रहे हो कहीं तो कंपनसेट हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके से सोच समझ के आप क्या करें, एग्जाम जो है उसको अटेम्प्ट करें। राइट, वर्ड लिमिट की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। वर्ड लिमिट एक्सेस कहीं मत पहुंचाओ, वो चेक करने वाले के लिए भी एक तरीके से मैं कहूँ प्रॉब्लमेटिक होता है, और लिखने वाले के लिए भी बहुत प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि अगर आप कम मार्क्स के क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा एक्सेस लिख रहे हो तो आपके आगे के पेपर छूटने के चांसेस हैं, क्योंकि अल्टीमेटली टाइम तुम्हारे पास 3 घंटा ही है। ठीक है, आप हर क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो वर्ड लिमिट का ध्यान रखें। ठीक है, और वर्ड लिमिट का ध्यान कब रहता है, जब हम रुक कर सोचते हैं। ठीक है, लिखने से पहले सोचेंगे तो हम समझ जाएंगे कि भाई क्या चीज़ें रेलिवेंट है, उनको ही लिखो। अननेसेसरी सारी रामायण लिखने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। ठीक है, जितना पूछा जाए उतना लिखो बस। इसका मतलब ये भी नहीं कि तुम बहुत छोटे आंसर लिख दो। ठीक है, डिमांड समझो, डिमांड क्वेश्चन की होती है जिसमें वो पूछता है क्या पूछ रहा है वो तुम लिख दो, कितने मार्क्स का है और उसकी वर्ड लिमिट क्या है। ये 3 चीज़ें याद रखकर जब आप आंसर लिखते हैं तो आपका आंसर नियर टू परफेक्ट आने लगता है थोड़े समय में। राइट, कंक्लूड करेंगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हम सारे ह्यूमन बींग्स को एक कंक्लूजन पसंद आता है। जितनी बात आप लंबी चौड़ी कह चुके हैं, जितने भी पॉइंट्स आप मेंशन कर चुके हैं, अगर आप उसका नीचे 2 लाइन में 3 लाइन में कंक्लूजन दे देते हैं, मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, तो कंक्लूजन दे दो, सेफ साइड, अच्छा रहता है। ज़रूरी नहीं है हर क्वेश्चन में, 2 मार्क्स के क्वेश्चन में नहीं पूछ रहा तुमसे कोई कंक्लूजन देने के लिए। 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है, तुम 2 पॉइंट उसमें मेंशन कर चुके हो, थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दे चुके हो, 1 आध लाइन का कंक्लूजन डाल दो। ठीक है, अगर क्वेश्चन की डिमांड है तो। ठीक है, 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आई वुड सजेस्ट कि अगर आप पॉइंट्स लिख रहे हैं तो भी आप 1 लाइन 2 लाइन में कंक्लूड कर दो, खत्म। और कंक्लूजन में वैसे भी क्वेश्चन में मिल जाता है, क्या पूछ रहा है वही तो हमें कंक्लूड करना है। अगर हमें जस्टिफाई करना है तो लिख दो, अगर आपसे आपके व्यूज़ पूछे गए हैं, क्रिटिसाइज करने के लिए कहा गया है तो आप वो लिख सकते हैं। ठीक है, सीक्वेंस, एक पॉइंट और याद आया मुझे, कीवर्ड्स। ठीक है, ये कीवर्ड्स क्या होते हैं, क्वेश्चन जब मेनली जो आपसे 3 मार्क्स के या 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, शॉर्ट आंसर्स और लॉन्ग आंसर्स जो आपसे पूछे जाते हैं, उसका कीवर्ड पकड़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, वेदर द क्वेश्चन इज आस्किंग यू टू डिस्क्राइब, टू एक्सप्लेन, टू क्रिटिसाइज और टू जस्टिफाई। ठीक है, ये पढ़ लो। राइट, जैसे कभी कभी होता है कि वो सीधा नहीं पूछेगा, सीधा नहीं बोल रहा आपसे कि भाई इसके एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस बता दो। ठीक है, वो आपसे बोल रहा है कि क्रिटिसाइज करो, एक स्टेटमेंट दी, अब आपको इसको क्रिटिसाइज करना है। क्रिटिसाइज करने का मतलब क्या है, आप उसके एडवांटेजेस तो बता सकते हैं, लेकिन आपको ज़्यादा फोकस करना है उसके डिसएडवांटेजेस पर। ठीक है, तो आपको ज़्यादा फोकस किस पे करना है, डिसएडवांटेजेस पर, कि नुकसान क्या क्या है। ठीक है, जैसे अगर आपसे एक्सप्लेन या डिस्क्राइब करने के लिए कह रहा है तो मतलब जो लिखा है आपको उसको एक्सप्लेन कर देना है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में ऐसे कुछ ज़रूरी नहीं है कि आप एडवांटेजेस गिने या डिसएडवांटेजेस गिने, दोनों गिन सकते हैं, लेकिन एक बैलेंस तरीके से, किसी भी एक तरफ आपको ज़्यादा झुकना नहीं है। ठीक है, और अगर जस्टिफाई करने के लिए कह रहा है तो मतलब जो स्टेटमेंट है पेपर उसको सही मानता है, और पेपर उसको सही मानता है तो वो आपसे कह रहे हैं कि आप इसको जस्टिफाई कर दो, जो हमने लिखा है आप उसको सही साबित कर दो बस। ठीक है, तो कीवर्ड जो है उसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि हो सकता है कि तुमसे किसी एक बारे में सवाल पूछा जाए। ठीक है, जैसे मान लो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में सवाल पूछा है। ठीक है, तो ध्यान रखना कि क्या पूछ रहा है, क्रिटिसाइज करने कह रहा है कि जस्टिफाई करने कह रहा है कि एक्सप्लेन या डिस्क्राइब कह रहा है। ठीक है, अगर मान लो वो कह रहा है क्रिटिसाइज करना और तुम जस्टिफाई करके आ गए तो कैसे मिलेंगे नंबर। ठीक है, सो कीवर्ड्स जो है दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेन पॉइंट, इसको ध्यान रखना। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आराम से पढ़ो, कीवर्ड पकड़ो, उसको अंडरलाइन कर लो, और जब तुम लिखने से पहले सोच रहे हो तो यही सोचो कि उसने जो कीवर्ड दिया है उसको कैसे काम कराना है, कैसे प्रोसेस कराना है उसको। ठीक है, और पॉइंट्स भी तुम्हारे उसी के अकॉर्डिंग होने चाहिए। लास्ट हमारा एक पॉइंट है सीक्वेंस। सीक्वेंस के लिए कभी भी कोई नहीं कहता कि आप फर्स्ट क्वेश्चन से लास्ट क्वेश्चन तक
जैसा सीक्वेंस है वैसे ही चले, ठीक है, या लास्ट से शुरू करें, कई लोग शुरू से शुरू करते हैं, कई लोग लास्ट से शुरू करते हैं, और कुछ बच्चे कहीं से भी शुरू कर देते हैं, ठीक है, पहले पहला क्वेश्चन, फिर लास्ट क्वेश्चन, फिर बीच का कोई क्वेश्चन डाल दिया, फिर से पहले वाले क्वेश्चन पे चले गए। अगर मैं आपको सिर्फ एक सजेशन दूँ, ठीक है, क्योंकि कोई रूल नहीं है इसलिए मैं एकदम बहुत अच्छे से इस बात को नहीं कह सकती, बट अगर मैं सजेस्ट करूं, क्योंकि एज अ चेकर ये बात समझ में आती है कि परेशानी ज़्यादा कहाँ होती है, ठीक है। कोई कॉपी बहुत अच्छी आ जाती है, सब कुछ सीक्वेंस से लिखा हुआ है, तो उसको चेक करने में अच्छा लगता है, उसमें मार्क्स काटने का मन नहीं करता है, ठीक है, मैं ह्यूमन टेंडेंसी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। लेकिन अगर सीक्वेंस बहुत ही उल्टा सीधा है, ठीक है, तो कहीं कहीं थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, राइट, हमारे लिए, चेकर के लिए। आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, चेकर के लिए प्रॉब्लम वहाँ पर क्रिएट हो जाती है, तो चेकर वहाँ ये सोचता है कि यार काश बच्चे ने सही सही लिखा होता, ठीक है। चेक करने में ईजी है, कैलकुलेट करने में ईजी है, और कॉपी जो है उसको बहुत बैलेंस दिखाता है, बहुत अच्छा दिखाता है अगर आप सीक्वेंस से करते हैं तो, ठीक है। अदरवाइज ये कंप्लीटली आपकी मर्जी है, ये आपका प्रॉब्लम नहीं है, चेकर का प्रॉब्लम है कि वो कैसे चेक करेगा। बट स्टिल एक इंप्रेशन की बात अगर हम करते हैं तो सही सीक्वेंस से अगर साफ सुथरे तरीके से आप मेंशन कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, ठीक है। इवन MCQs में भी कई बच्चे क्या करते हैं, 5 MCQ यहाँ कर दिए, फिर शॉर्ट आंसर्स कर दिए, फिर कहीं कुछ MCQ याद आया तो वहाँ पर, अरे तुम भाई 20 नंबर डाल के जगह छोड़ दो, क्यों परेशान हो रहे हो उतना? तुम्हें पता है आखिर MCQ का आंसर एक ही लाइन में होगा, ठीक है। शॉर्ट आंसर अगर आप लिख रहे हो, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आपको पता है कि आप कितना लिखोगे, 1 पैरा लिखोगे, 6 लाइन लिखोगे, तुम ज़्यादा से ज़्यादा 8 लाइन लिखोगे, और कितनी लिखोगे, 8 लाइन छोड़ के आगे बढ़ जाओ, ठीक है। अगर आप सही सीक्वेंस में करते हैं इंप्रेशन अच्छा जाता है। बाकी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप चाहें तो पीछे से पेपर चालू करें, आगे से पेपर चालू करें, बट ये मत करना कि तुम बीच में कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो, पहले क्वेश्चन नंबर 25 कर दिया, फिर 17 कर दिया, फिर 16 कर दिया, फिर 2 पे आ गए, फिर आखिरी पे चले गए, ये बहुत ही गड़बड़ दिखता है, ये मत करना, ठीक है। और आपको भी चेक करने में ये समस्या होगी जब आप क्रॉस चेक करते हैं, आप कहाँ अलग अलग पलटाएंगे, ठीक है। तो कोशिश करें सीक्वेंस में या तो आगे से पेपर चालू कर दें या तो पीछे से पेपर चालू कर दें, ठीक है। जो नहीं बन रहा है उसके लिए थोड़ी सी जगह छोड़ दो, जो बन रहा है उसको सबसे पहले करो, ठीक है। बाकी के लिए वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग जगह छोड़ते जाओ, पेपर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा मुझे कोई भी कुछ रेलिवेंट नहीं लगा कि एग्जाम के जस्ट पहले आपको कोई एक वीडियो देखना पड़े जिसमें आपका समय खराब हो, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। आई गेस 17-18 मिनट्स दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। 2 की स्पीड में देख लेना, ज़्यादा तेज़ मैंने बोला भी नहीं है, ठीक है। तो ये बातें अगर आप एग्जाम में याद रखते हैं तो चांसेस हैं कि आप 3 घंटे में अपना पेपर काफ़ी अच्छे से ख़त्म कर लेंगे आराम से, आपको बाद में क्रॉस चेक करने के लिए भी समय मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा कुछ जो बहुत बेसिक चीज़ें हैं कि भाई कॉपी में साफ़ सफाई रखो, ठीक है। जो पेन का इस्तेमाल कर रहे हो उसी का इस्तेमाल करते जाओ, अननेसेसरी बहुत सारे अलग अलग रंगों के पेन यूज़ मत करना पेपर में, बहुत सजाने की ज़रूरत नहीं है, जितना सिंपल वहाँ आप रखेंगे वो उतना अच्छा होगा, ठीक है। दैट्स इट। तो यहाँ पर आई गेस इस वीडियो को हम ख़त्म करते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेरी है रिगार्डिंग एग्जाम, कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे समझना है, क्या है, आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करें, मैं कोशिश करूँगी कि उस क्वेरी का जल्दी से जल्दी आंसर आपको प्रोवाइड करा दूँ। अगर ये वीडियो आपके काम आ रहा है तो लाइक का बटन दबा के जाएँ, ठीक है, ताकि मैं और ऐसी चीज़ों को कर सकूँ और ऐसे वीडियो सामने आपके ला सकूँ, ठीक है। एग्ज़ाम से पहले अच्छा ही है एक दूसरे की मदद करो, इस वीडियो को शेयर कर देना अगर आपको लगता है कि यूज़फुल है, और अगर तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।